अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक सेकंड ईयर का लेसन नंबर 5 ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स है। बात करते हैं हम राइटर की, सर जॉन कॉलिंग स्क्वायर। ये कौन थे? ये बंदा हिस्टोरियन था। ये बंदा बहुत बड़ा लिटरेरी जॉइंट था, बेहतरीन राइटर था। अपने ज़माने के राइटर से इसका इख्तलाफ रहा, लेकिन इसने अपनी तहरीरों से आवाम की एक बड़ी तादाद को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। और इंग्लिश लिटरेचर में यूँ कहिए कि इंग्लिश लिटरेचर इस बंदे के बगैर नामुकम्मल है। हमारा ये जो स्टोरी है ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, इसमें दो चीज़ें हैं। राइटर जहाँ से स्टार्ट करता है वो ये है कि गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि फ़ौजियों को किताबें तोहफ़तन दी जाएं। अवाम की बड़ी तादाद ने बहुत बड़ी तादाद में किताबों को फ़ौजियों को एज गिफ्ट जो है वो दिया। स्टोरी का जो दूसरा हिस्सा है वो पहले से बिलोंग करता है। तो मुसन्निफ कहते हैं कि मैंने अखबार में खबर पढ़ी। खबर क्या थी? ओवर 2 मिलियन बुक्स प्रेजेंटेड टू ट्रूप्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऐलान के बाद अवाम की तरफ से 20 लाख से ज़ायद किताबें तोहफ़तन दी गई फ़ौजियों को। तो मुसन्निफ कहते हैं मेरे लिए इस खबर में अट्रैक्शन नहीं थी। मेरे लिए अट्रैक्शन थी इस खबर का दूसरा हिस्सा, जिसमें बताया गया कि ये किस टाइप की किताबें थी। ये बड़ी दिलचस्प बात थी कि ये किस टाइप की किताबें थी। मुसन्निफ कहते हैं कि जब एक्सप्लोर किया मैंने, तो मुझे पता चला कि इसमें 20 साल पुराने मैगजीन थे, पुरानी ट्रैवल गाइड्स थी और ओल्ड एल्मनेक्स या पुरानी जंत्रियाँ थी। बतौर ख़ास एक जंतरी का जिक्र हुआ स्टोरी में, वाइटेकर्स एल्मनेक। तो एल्मनेक जंतरी एक किस्म का आप कैलेंडर समझें। अब जाहिर है कि कैलेंडर तो एक साल बाद पुराना हो जाता है, तो 8, 10 साल, 20 साल पुराना कैलेंडर कितना यूज़फुल हो सकता था। फिर मुसन्निफ इस खबर के इस हिस्से से ये नतीजा निकालता है कि अगर 2-4 पार्सल्स की बात होती तो फिर मैं ये समझता कि ऐसा गलती से हो गया, लेकिन इन्वेस्टिगेट करने पर पता चला कि बहुत बड़ी तादाद में ऐसी ही यूजलेस बुक्स थी जो इन पार्सल्स में भेजी गई। तो मुसन्निफ कहता है कि फिर मुझे यूँ लगता है पीपल jumped at the opportunity to get rid of their useless books, कि जैसे ही गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि फौजियों को किताबें तोहफ़तन दें, तो बहुत सारे लोगों के हाथ ये एक मौका आ गया कि गवर्नमेंट की बात भी माने और अपने घर में जितनी फजूल किस्म की रद्दी टाइप किताबें पड़ी हैं वो उठा के, मुसन्निफ कहता है कि उन्होंने तोहफ़तन दे दी। मुसन्निफ ऐसे लोगों से सवाल ये करता है कि अगर आपको ये किताबें पसंद नहीं थी, आपको पता है ये कि ये किताबें किसी काम की नहीं थी, तो आपने अब तक इन किताबों को संभाल कर क्यों रखा? और फिर इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि अवाम की पब्लिक ड्यूटी ये है, कौमी फरीज़ा ये है कि अगर आपके घर में कोई ऐसी फजूल किताब है जिसकी कोई यूज़फुलनेस बाकी नहीं रह गई, जिसका कोई फ़ायदा नहीं, जिसको आप पढ़ते नहीं, तो बेहतर है कि उस किताब से जान छुड़ाएं ताकि उसकी जगह एक अच्छी और नई किताब ले सके। एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि ये प्रॉब्लम सारे घरों में नहीं बल्कि उन घरों में ज़्यादा है जहाँ पर लोग सेमी लेटर्ड हैं, कम पढ़े लिखे हैं या बिल्कुल अनपढ़ हैं। तो ऐसे घरों में हर वो चीज़ जो किताब की मानित नज़र आती है, जो प्रिंट हुई हुई है, वो अपनी जगह सीधी कार्नस में, अलमारी में पाती है और उसके बाद वो एक अरसा वहीं पड़ी रहती है। तो मुसन्निफ ऐसे लोगों को मशवरा ये देता है कि भाई अपनी ज़िंदगी में आप ऐसी किताबों को ज़ाया कर जाएं, तल्फ कर जाएं, ताकि आपके मरने के बाद आपके वरसा को जो है वो रद्दी छांटनी ना पड़े कि ये चीज़ काम की और ये चीज़ काम की नहीं है। फिर नेक्स्ट बताता है अपना एक्सपीरियंस। इसका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है रद्दी की किताबों के हवाले से, वो किताबें जो बिल्कुल फजूल किस्म की थी। मुसन्निफ हमें बताता है कि वो चेल्सी में एक फलक बोझ फ्लैट में रह रहा था। हेवन किसिंग कवर्ड यूज हुआ है टेक्स्ट में, जिसका मतलब है फलक बोझ बहुत ऊंचा। तो कहते हैं मैं यहाँ पर रह रहा था तो 1 बाय 1 मेरे फ्लैट में घटिया किस्म की शायरी की बहुत सारी किताबें जमा हो गई। और कहते हैं कि देवर स्कोर्स ऑफ देम। नौबत यहाँ तक आन पहुँची, मुसन्निफ कहता है कि मेरे पास दो चॉइस थी। पहली चॉइस क्या थी कि मैं किताबों के सुकून को बर्बाद ना करता, कमरा छोड़ता, बाहर से कुंडा लगाता, किताबों को अब वहाँ पर रहने देता और अपने लिए जाके एक और कमरा ले लेता। कहते हैं दूसरी सूरत क्या थी, अगर मैं उस कमरे में रहना चाहता
میں ان ساری کتابوں کو جو ہے وہ تلف کرتا، لیکن کہتا ہے کہ کتابوں کو تلف کرنا بہت مشکل کام ہے۔ ٹیکسٹ میں رائٹر یوز کرتا ہے کہ ایک کتاب کی بلی کی جتنی لائفز نہیں ہوتی، تو اس میں یاد رکھیے کہ انگلش کا ایک محاورہ ہے کہ a cat has 9 lives، یعنی بلی کی 9 زندگیاں ہوتی ہیں، مطلب مرتی نہیں آسانی سے۔ تو کہتا ہے بالکل اسی طرح ایک کتاب جو ہے اس کا مرنا بھی، اس کا ڈسٹرائے کرنا بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے جو اس کے پاس اویلیبل چوائسز تھیں اپنی فضول کتابوں کو ٹھکانے لگانے کی، ان کی بات کرتا ہے۔ پہلی چوائس کیا تھی کہ کتاب کو جلا دیتا، لیکن اس میں پرابلم کیا تھا؟ کہتا ہے یہاں پر میرے پاس 3 ایشوز تھے۔ نمبر 1، کتاب کو جو ہے وہ جلاتا، کہاں پر جلاتا؟ اپنے اسٹڈی روم کے آتش دان میں۔ کہتا ہے وہ بہت چھوٹا تھا۔ نمبر 2، اس کے پاس کوئی کوکنگ رینج نہیں تھی، یا گیس کوکر نہیں تھا جس میں وہ کتابوں کو روسٹ کرتا، جلاتا، کنزیوم کرتا۔ نمبر 3 کہتا ہے پھر کتاب کے ساتھ پرابلم کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ پوری کتاب اٹھا کے آگ میں ڈال دیں کبھی بھی نہیں چلے گی۔ کتاب کو آپ 1 بائی 1 اس کے ورک الگ الگ کر کے آگ میں ڈالیں گے پھر جلے گی۔ کہتا ہے پوری سالم کتاب کو جیسے وہ ہے اس کو اگر آپ جلائیں گے تو یہ بالکل اتنی ہی احمقانہ کوشش اور فضول قسم کی کوشش ہے جتنا آپ پتھر کے ٹکڑے کو آگ میں ڈال کے یہ امید رکھیں کہ وہ جل جائے گا، ظاہر ہے کہ وہ نہیں جلے گا۔ تو دوسرا کہتے ہیں کہ اب ان کتابوں کو کوئی سیکنڈ ہینڈ جو بائر تھا وہ بھی نہ لیتا، چونکہ بڑی گھٹیا قسم کی شاعری کی کتابیں تھیں۔ اب جو پرانی کتابیں لیتے ہیں دکاندار، کہتے ہیں وہ بھی ان کتابوں کو لینے کے لیے تیار نہ تھے۔ تو اب پھر فیصلہ کیا کرتا ہے؟ فیصلہ کیا کرتا ہے؟ decides to throw into the river۔ آخر کار یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ان کتابوں کو کیا کرے گا؟ وہ انہیں دریا میں پھینک دے گا۔ دریا میں کتابوں کو پھینکنے کی تیاری کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ improvise a sack۔ improvise کا مطلب ہے عارضی طور پر کام لینا۔ فار ایگزامپل آپ اپنے تکیے کا کور جو ہے وہ الگ کریں اور اس سے ایک تھیلے کا کام لیں، تو آپ نے کیا کیا؟ you improvised a sack۔ مصنف نے بھی کچھ ایسا ہی کیا، ایک تھیلا جو ہے وہ لیا، اس کا بندوبست کیا، اس کے اندر اپنی کتابیں بھری، کتابوں کو اپنے کندھوں پہ رکھا اس تھیلے کو، اور رات کے جو ہے وہ 2-2:30 بجے اپنے فلیٹ سے نیچے اترتا ہے۔ فلیٹ سے اس کا جو سفر ہے دریا کے پل کے کنارے تک، جہاں پر یہ کتابوں کو دریا برد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، لیسن کا یہ جو حصہ ہے یہ اس سفر کے بارے میں ہے، جہاں پہ اس کے اپریہنشنز کیا کیا تھے اور کون کون سے مسائل اس کو درپیش آتے ہیں۔ سب سے پہلے کہتا ہے کہ جب میں اپنے فلیٹ سے نیچے اترا تو فوری طور پہ مجھے نیچے ایک پولیس والا نظر آیا، جو کیا کر رہا تھا؟ وہ پولیس والا اپنی لالٹین کی روشنی سے لوگوں کے گھروں کی جو باہر والی کھڑکیاں تھی ان کی چٹکنیاں، کنڈیاں چیک کر رہا تھا کہ غلطی سے کسی کی کوئی کنڈی کھلی نہ رہ گئی ہو۔ تو اس کو دیکھ کے مصنف کے ذہن میں پہلا خیال یہ آتا ہے کہ اگر میں اس بندے کو بتاؤں گا کہ میرے پاس جو ہے وہ تھیلے کے اندر کتابیں ہیں، تو یہ یقین نہیں کرے گا، بلکہ یہ کیا سمجھے گا کہ میرے پاس لوٹا ہوا مال ہے، میں کہیں سے کوئی چیز لوٹ کے آ رہا ہوں، کوئی چوری کر کے آ رہا ہوں۔ تو یہ یہی سمجھیں گے کہ میرے پاس سویگ کا لفظ یوز ہوا ہے، SWAG، ٹھیک ہے، سویگ، سویگ لوٹ کا مال۔ جو کہتے ہیں یہ ہوگا، اگر میں اس کو بتاؤں گا بھی کہ بھئی یہ ساری کتابیں ہیں، تو وہ بالکل بھی یقین نہیں کرے گا، کیونکہ کوئی بھی عقل مند آدمی سخت سردی میں رات کے 2:30-3 بجے کتابیں پھینکنے کے لیے دریا کے کنارے پر جانے کا سوچ نہیں سکتا۔ وہاں سے آگے نکلتا ہے، یہ پولیس والوں سے کچھ نہیں کہتا، یہ جلدی جلدی جو ہے قدم بڑھتا ہوا پل کی طرف پہنچتا ہے۔ جب پل کے قریب ہوتا ہے تو وہاں پل کی دوسری سائڈ سے اس کو ایک قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے۔ اس کے ذہن میں آتا ہے کہ لو جی، اب تو لازمی طور پر پکڑے گئے، یقیناً یہ بھی کوئی سیکیورٹی ایجنسی والا بندہ ہوگا۔ جب بھی آپ ایسا کوئی غلط کام کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور عین وقت پہ آپ کو دبوچ لیتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ میرے دل کی دھڑکنیں پریشان ہونے لگی، مجھے پتہ لگنے لگا کہ اس کام کا، رات کو اس پہر کرنے کا کیا انجام ہو سکتا ہے۔ لیکن جب وہ بندہ اس کے قریب آیا تو وہ ایک آوارہ گرد تھا۔ مصنف کہتا ہے کہ اس کے پاس میرے علاوہ
सोचने को बहुत कुछ था, वो अपनी सोचों में गुम अपने घर जा रहा था। तो इसकी हवास बहाल होते हैं। ये पुल पर पहुंचता है, थैले को पुल की मंडेर के साथ नीचे रखता है और फिर देखता है कि मैंने क्या करना है। अचानक अब इसका जो खौफ था किताबों को पानी में फेंकने से पहले, वो था कि चलें, दो जगह से बच आया हूँ, लेकिन जब मैं इस पानी के थैले को घुमा के फेंकूंगा, सॉरी किताबों के थैले को मैं जब घुमा के फेंकूंगा पानी के अंदर, तो इससे स्प्लैश पैदा होगा, छपाका पैदा होगा। तो उसका मैं क्या करूँगा, क्योंकि जब भी आप कोई ऐसा काम करते हैं तो ऐन आखिरी वक्त पे ही पुलिस आके जो है वो पकड़ती है। हम देखते हैं, आप लोग क्राइम पेट्रोल देखते हैं, आप लोग सीआईडी के एपिसोड्स देखते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि ऐन वक्त पे पुलिस पहुंच के जो है वो मुजरिम को दबोच लेती है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही सीन है। तो कहता है कि ऐन जब मैं फेंकने लगूंगा, पीछे से पुलिस वाला मुझे गर्दन से आके पकड़ लेगा। और इसकी बदकिस्मती कही है कि ऐन उस वक्त जो है एक और कदमों की चाप सुनाई देती है। इस बार ये चाप जो थी ये बड़ी नपी तुली होती है, तो उस चाल ढाल से उसको अंदाज़ा होता है कि ये जो आवाज़ बड़ी मैयड है, कैलकुलेटेड है, तो ये लाजमी तौर पर कोई पुलिस वाला है। और ये क्या है, ये लंदन पुलिस का कोई कांस्टेबल है जो आएगा और मुझे पकड़ लेगा। और अगर इसको मैं कहूँगा कि आप पानी का शोर सुन के अगर आए हैं, तो पानी के अंदर जो चीज़ मैंने फेंकी है वो किताबों का एक थैला है। तो कहता है कि वो पुलिस वाला बड़े ही तकब्बुर के साथ मेरा मजाक उड़ाते हुए ये कहेगा कि अच्छा पुत्र, तुम ये बात हम पुलिस वालों को बताते हो कि रात के 2:30 बजे तुमने एक थैला दरिया के अंदर फेंका है, और उस थैले के अंदर क्या था, महज किताबें थी। कहते वो लाजमी तौर पर ये समझेंगे कि उसके अंदर किसी बच्चे की लाश थी जो मैंने दरिया के अंदर फेंक दी है, छुपा दी है, ताकि मैं अपने जुर्म पर पर्दा डाल सकूं। तो कहता है कि मैं फिर चुप हो गया, बोरी साइड पे थी, मैं एक साइड पे खड़ा हो गया, टहलने लगा और यूं शो किया कि मेरा उस बोरी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। कहते वो बंदा भी गुजर गया, वो पुलिस वाला नहीं था। मुसन्निफ काफ़ी देर तक दरिया की मंडेर के साथ साथ टहलता रहता है और अपने आप को कोसता रहता है कि मुझसे एक बोरी नहीं फेंकी जा रही। वैसे तो अपने दोस्तों में बड़ा बहादुर बनता हूँ, बड़ा शेर खान बनता हूँ, लेकिन मैं कितना बुज़दिल हूँ अंदर से कि मैं एक महज किताबों की बोरी को फेंकने के काबिल नहीं हूँ। आखिरकार अपनी बुज़दिली को जो है वो कोसते